क्या आपका भी दिमाग इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम देखने के बाद घूमता है? अरे! टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेश एनालिसिस, जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि तुम हर एक मेश में करंट ढूंढ लोगे, जैसे सीआईडी वाले हर एक एपिसोड के एंड में क्रिमिनल्स को ढूंढ लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेश एनालिसिस। अब मेश एनालिसिस के सवाल सॉल्व करने से पहले हमें दो तीन चीजें, दो तीन कॉन्सेप्ट प्री रिक्विजिट पहले से पता होने चाहिए, ताकि हम कोई भी मेश एनालिसिस का सवाल सॉल्व कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कॉन्सेप्ट आता है ओम्स लॉ का। तो अब ओम्स लॉ तो हम 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इफ टेंपरेचर रिमेंस कांस्टेंट। क्या बात है! ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इंजीनियरिंग की लाइफ में बहुत सारे अलग टेंशन्स होते हैं, और इसमें अगर तुम रट्टाबाजी करने लग गए तो निपट जाओगे भैया। तो ओम्स लॉ अगर कोई भी पूछता है तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ सीधा V इज इक्वल टू आई आर बोलने का और ओम्स लॉ को खत्म कर देने का। इतना रट्टा और इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, बात खत्म। अब इनकी यूनिट्स भी पढ़ते हैं, वो तो पता ही होगी तुम्हें, बट ठीक है, फॉर सेक कर लेते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू, वोल्टेज की यूनिट करती है वोल्ट्स, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको ये ऐसे ऐसे सिंबल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो हम यूनिट्स पढ़ने के बाद सबसे क्रूशियल पॉइंट पे आता है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वोल्टेज सोर्स क्या है और वोल्टेज ड्रॉप क्या है। ये वोल्टेज के दो प्रकार क्या है और ये टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग क्या है। बट एक चीज मैं बता दूं, ये दो टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉट ओनली इन मैश एनालिसिस बट तुम्हें पूरा डीसी सर्किट पढ़ना है ना, तो ये दो टर्म्स क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इन दोनों टर्म्स को समझते हैं विद एन एग्जांपल। ओके, क्या है एग्जांपल? सो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, फाइंड करंट इन द सर्किट। निकाल लेंगे ना, ये तो आना ही चाहिए। B इज इक्वल टू आई आर, अब भी हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है? ओम्स लॉ अभी पढ़ा है। हमको वोल्टेज दिया हुआ है, लेट से ये कोई जनरेटर है जो 210 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। तो V की वैल्यू है हमारे पास, दो रेजिस्टर है, R की वैल्यू भी है, बस I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो I की वैल्यू हम ले लेंगे V बाय R, हो गया काम खत्म, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, हम एक बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव नोड से नेगेटिव नोड की तरफ होता है। मतलब कोई भी सेल ले लो, तुम बैटरी ले लो, तो उसका करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, राइट? तो यहाँ पे इस सर्किट में क्या डायरेक्शन रहेगा करंट का? ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे नेगेटिव टर्मिनल में रहेगा डायरेक्शन। ये पॉजिटिव टर्मिनल से इधर तक रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल तक रहेगा डायरेक्शन, ठीक है? तो मैं करंट की डायरेक्शन को वैसा ही अज्यूम करता हूँ। कैसे? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसको मैं नाम दे देता हूँ आई टी, करंट टोटल इन द सर्किट, उसको मैंने आई टी बोल दिया। एक और चीज है, हमने बचपन से पढ़ा है, हमने बचपन से बहुत कुछ पढ़ा है। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि रेजिस्टर, अगर दो रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, लेट्स से दो रेजिस्टर ऐसे एक लाइन में सीरीज में कनेक्टेड है, R1 और R2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? RT, हम टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं R1 प्लस R2, मतलब ऐड हो जाते हैं दोनों, राइट? तो मुझे यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में दिखाई देते हैं, तुमको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई टी की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज। वोल्टेज कितना है? एक ही वोल्टेज है, वो है 210 वोल्ट का, 210 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है? रेजिस्टेंस की वैल्यू है 30 प्लस 40, तो हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो हमें करंट इस सर्किट में आ गया 3 एम्पियर। हमने ओम्स लॉ क्यों लगाया इस सर्किट में? हमें तो ये पढ़ना था कि ये वोल्टेज सोर्स है और ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। अभी वो पढ़ते हैं, ठीक है? लेट्स से तुम एक इलेक्ट्रिकल लैब में गए, और वहां पे इलेक्ट्रिकल के लैब में एक वोल्ट मीटर नाम की चीज होती है, ठीक है? तो वोल्ट मीटर क्या हेल्प, वोल्ट मीटर किस चीज में हेल्प करता है आपको? दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हेल्प करता है आपको, ठीक है? तो लेट्स से ये एक रेजिस्टर है, ठीक है? ये ऐसा बीच में रेजिस्टर है, और मेरे को इसके बीच का, ये दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वोल्टेज अक्रॉस
अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस वोल्ट मीटर के ना 2 पॉइंट लूंगा और ऐसे रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा उसको, कि जस्ट टू सी कि कितना वोल्टेज आता है अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो मैंने R1 के लिए वो कनेक्ट किया, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R1, ठीक है। ओके, अब मेरे को वोल्टेज चाहिए R1 के अक्रॉस, तो मैं क्या करूंगा, वापस ओम्स लॉ लगाऊंगा, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज हमें चाहिए आई की वैल्यू अब भी निकाली हमने, कितना आई है, मतलब करंट की वैल्यू कितनी है सर्किट में, करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर, तो 3 इंटू रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, R1 इधर डिनोट कर लो, रेजिस्टर 1 की वैल्यू कितनी है 30 ओम्स इंटू 30, तो बी आ गया हमारे पास 90 वोल्ट्स। ओके, ओके, ठीक है। अब हम सेम काम रेजिस्टर 2 के अक्रॉस करते हैं, तो मैंने वापस वोल्ट मीटर लिया और उसके दोनों एंड ऐसे रेजिस्टर 2 के अक्रॉस पकड़ लिए, तो ये ऐसा एक एंड और दूसरा एक एंड। अभी मैं क्या लिखूंगा, इसको इसको लिखूंगा मैं वोल्टेज, अक्रॉस, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R2, ठीक है। R2 के खिलाफ, R2 के अक्रॉस क्या है, तो कैलकुलेट कर दें, B इज इक्वल टू आई इंटू R1, R1 नहीं I2, आई की वैल्यू हमें वापस पता है 3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 40 है, ओके 40 इज इक्वल टू 120 वोल्ट्स। तो मतलब हमें आर वी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 2 हमें आ गया 120 वोल्ट्स। सो हमें वोल्टेज अक्रॉस R2 आ गया 120 वोल्ट्स, ठीक है, 120 वोल्ट्स आ गया। बट हमें तो देखना था कि वोल्टेज सोर्स क्या है और वोल्टेज ड्रॉप क्या है। सीधा मुद्दे पे आते हैं, ये सर्किट देख रहे हो, ये सर्किट में ये जो है ना, ये 2110, ये इसमें एक बात बताओ मुझे, इस सर्किट में वोल्टेज दे कौन रहा है, ये रेजिस्टर दे रहा है क्या वोल्टेज, नहीं, कौन दे रहा है, वोल्टेज सोर्स कौन है हमारा, ये बैटरी बोल दो, जनरेटर बोल दो, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, मतलब ये सर्किट में वोल्टेज दे रहा है, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। तो अभी आगे से जब भी ऐसा बैटरी वाला सिंबल दिखे हमें, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स रहेगा उस सर्किट का, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप समझते हैं। मेरे को एक बात बताओ, वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप मतलब गिरना, ओके। तो मैंने वोल्टेज अक्रॉस R1 देखा, ये कितना आया 90 वोल्ट आया, बट मैंने प्रोवाइड तो 210 किया था ना, 90 वोल्ट कैसे आ गया, मतलब R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ। सिमिलरली R2 में कितना आया, वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना आया 120 वोल्ट्स, अरे बट मैंने तो 2110 दिया था, 120 आया, मतलब ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब यहां से एक बात सुन लो और आगे से याद रखना कि हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर एक वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जितने रेजिस्टर होंगे उतनी बार वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टर थे, तो कितने बार वोल्टेज ड्रॉप आया, 2 बार वोल्टेज ड्रॉप आया, समझा। और तीसरी बात यहाँ पे नोट करने की, लेट्स से ओके, यहाँ पे लेट्स से 3 रेजिस्टर होते तो 3 बार वोल्टेज ड्रॉप आता, R1 R2 एंड R3 से 3 बार वोल्टेज ड्रॉप होता। 10 रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट कर लेते तो 10 बार वोल्टेज ड्रॉप आता। एक बात समझते हैं यहाँ से, तुमने एक ऑब्जर्व की चीज कि ये जो 90 वोल्ट है और ये जो 120 है, ये दोनों क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप। तो मैं अगर सम करता हूं मतलब ऐड करता हूं दोनों वोल्टेज सोर्स को, मतलब 90 वोल्ट प्लस 120 वोल्ट कितना आएगा, 210 वोल्ट। कुछ चमक रहा है दिमाग में तुम्हारे, ये दोनों का सम 210 आ रहा है जो हमारे सोर्स के इक्विवेलेंट। एंड ये क्यों नहीं होगा, काफी लॉजिकल है राइट। वोल्टेज ड्रॉप का सम सोर्स जितना ही आएगा हमेशा, कैसे, ये लॉजिक, प्योर लॉजिक है, प्योर लॉजिक। मैंने लेट से तुम्हें 500 रुपए की नोट दी है कि बोला बाजार में जाके खर्च करके आओ, तो तुम गए बाजार में, तुमने 500 रुपए खरीदा किया, खरीदा 500 रुपए की कोई चीज और मेरे को आके बोला मैंने 500 रुपए की शॉपिंग की,
ओके, परफेक्ट। मैंने तुमको 500 रुपए दिए हैं, बट तुम मुझे आके बोलते हो कि मैंने तो 10,000 की शॉपिंग की है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। अरे मैंने दिया ही नहीं उतना तुमको, तो नहीं कर सकते, राइट? इन द सेम वे, लेट्स से तुम्हारे घर पे मैंने एक जनरेटर लगाया और वो जनरेटर 200 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं तो बोलूंगा भाई मैंने तेरे को 200 वोल्ट का जनरेटर मतलब सोर्स दे दिया है, सप्लाई दे दिया है, और तू बोलेगा नहीं मेरे घर पे तो 4000 वोल्ट आ रहा है। पॉसिबल है क्या? नहीं। अरे क्योंकि मैंने सोर्स की वैल्यू ही 210 वोल्ट दी है। तो ये जो रेजिस्टर ड्रॉप की वैल्यू भी होगी ना, ये R1 और R2 के अक्रॉस ड्रॉप की जो वैल्यू होगी ना, जब उनका सम करेगा ना तू, वो भी इस सोर्स के सेम इक्वल ही आएगी। कैसे? अभी मैंने यही कॉमन सेंस बताया कि यार मैंने तुम्हारे घर में 200 वोल्ट भेजा तो तुम्हारे घर पे 4000 आने नहीं वाला है। इन द सेम वे, मैंने अगर बोला कि मैंने तुम्हारे घर में 200 वोल्ट भेजा है और तुम बोलो मेरे को ड्रॉप की वैल्यू, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू ना 3000 वोल्ट आ रही है। मैंने सप्लाई 200 वोल्ट का किया, बट तुम्हारे यहाँ ड्रॉप 3000 वोल्ट का आ रहा है। पॉसिबल है क्या? अरे हो ही नहीं सकता। हेंस हमें ये पता चला कि ये जो सोर्स की वैल्यू होती है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होती है, वो हमेशा इक्वल आती है वोल्टेज ड्रॉप के। दोनों वोल्टेज मतलब जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनका सबका एडिशन किया तो हमें वोल्टेज सोर्स मिलता है। ठीक है, लॉजिकल था। अब यहाँ से एक बहुत खूबसूरत बात निकल के आती है, जस्ट लाइक योर क्रश, कि हम बातों बातों में केवीएल का जो जड़ है, केवीएल का जो कॉन्सेप्ट है, वो सीख गए। कैसे? आइए देखते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, क्या कहता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, मतलब सब वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन किया, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। ओके, तो हमने अभी यही किया। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये दोनों ड्रॉप थे, इनका हमने सम किया 90 प्लस 120, तो हमें वो 2110 आया जो इक्वल है वोल्टेज सोर्स के। बस तुम लोग बातों बातों में केवीएल सीख गए। ओके, अब हम केवीएल अगर सीख गए तो ये उसका मैथमेटिकल वे है रिप्रेजेंट करने का, कि समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। इसका अगर मैं हिंदी में तुम्हें एक थोड़ा आइडिया दूं, तो मैं कहना चाहता हूं मेरा जितना वोल्टेज ड्रॉप है ना सर्किट में, वो वोल्टेज ड्रॉप को अगर मैं ऐड करूं उतना ही मेरा सोर्स रहेगा। ठीक है, जितना मेरा वोल्टेज ड्रॉप आया है टोटल, वही मेरा वोल्टेज सोर्स रहेगा। इन या फिर इसका अपोजिट भी कह सकते हो आप, कि मेरे पास जितना वोल्टेज सोर्स है, इन दिस केस 2110 था, तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप का सम का वैल्यू भी 2110 आएगा। समझो? अभी हम प्रैक्टिकली मैश एनालिसिस के सवाल सॉल्व करने के लिए पूरे एलिजिबल हो गए हैं। तो देखते हैं। अब यहाँ पे मैश एनालिसिस में भी 3 टाइप के सवाल है और वो तीनों हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये तीनों कैटेगरी के सवाल सॉल्व करने के बाद आई कैन अश्योर यू कि तुम दुनिया का कोई भी मैश एनालिसिस का सवाल सॉल्व कर लोगे। तो क्या है ये कैटेगरीज? एक है नो करंट सोर्स, इंडिविजुअल करंट सोर्स एंड कॉमन करंट सोर्स। पहले हम पढ़ेंगे नो करंट सोर्स के बारे में। और ट्रस्ट मी, ये तीनों टाइप अगर तुम्हें समझ में आ गए, और सेकंड वाला तो सबसे इजी है, सेकंड वाला तो एकदम ही इजी है। ये जो इंडिविजुअल करंट सोर्स है सबसे इजी वाला है ये। ये तीनों अगर तुम्हें समझ में आ गए, कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल होने दो, कितना ही कॉम्प्लेक्स आने दो, तुम हर एक मैश में करंट ढूंढ दोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज कॉमन करंट सोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज नो करंट सोर्स। अब इसका नाम नो करंट सोर्स क्यों है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करोगे, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ओके, रजिस्टर, 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 मतलब यहाँ पे कोई करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है। करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस कैटेगरी का नाम है नो करंट सोर्स। और हमें सवाल क्या दिया हुआ है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर। क्या पूछा है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर। इस 3 ओम रजिस्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये हमें ढूंढना है यूजिंग मैश एनालिसिस, केवीएल, लूप एनालिसिस। अब ये तीन चीज एक ही है। जैसे मैं अमेय हूं तो मेरे नाम सोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू कुछ भी हो सकता है, राइट? और व्यक्ति में एक ही हो ना, तो वैसे एग्जाम में भी कुछ भी आ सकता है। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर,
यूजिंग केवीएल, यूजिंग मेश एनालिसिस, यूजिंग लूप एनालिसिस, मतलब नाम से डिफरेंट डिफरेंट है, काम एक ही है, बंदा एक ही है वो, ठीक है। ओके, तो अभी केवीएल हम मेश एनालिसिस लगा के ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अरे हम मेश एनालिसिस के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, पर ससुर ये मेश क्या है बे? आए, मेश क्या है? तो मेश का अभी सिंपल डेफिनेशन समझते हैं, बट मेश समझने से पहले हमें लूप पता होना चाहिए। ओके, लूप पढ़ते हैं। लूप क्या होता है? एनी एनी क्लोज्ड पार्ट एनी क्लोज पार्ट ऑफ द सर्किट। कोई भी क्लोज पार्ट एक सर्किट का लूप होता है। कहना क्या चाहता हूं, अर्थात मैं अगर ये पकड़ू, हाँ एक क्लोज पार्ट है ये, तो ये लूप वन हो गया। ये पकड़ता हूं बाहर का, दूसरा सॉरी, तो ये क्लोज पार्ट है, हाँ ये क्लोज पार्ट है, सेकेंड लूप। हम बाहर का कंसीडर कर दे पूरा, ठीक है, ये बाहर का कंसीडर किया। क्या ये क्लोज पार्ट है सर्किट का? हाँ ये क्लोज पार्ट है। तो मतलब लूप कितने हो गए? लूप कितने हो गए? 3 लूप हो गए। ओके, लूप समझ में आ गया। मैश ऐसे समझेगा तुमको अभी, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट हो जाए भाई। हाँ, पेस्ट। सो मैश का भी डेफिनेशन यही है। अरे क्या बात कर रहे हो, एनी क्लोज पार्ट ऑफ द सर्किट, ये तो लूप है, तो मैश क्या है? मैश इज ऑल्सो, मैश इज एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ द सर्किट which does not contain any other closed part, any other closed। ये डेफिनेशन लगते बड़े कॉम्प्लेक्स है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डज नॉट कंटेन एनी अदर क्लोज्ड पार्ट, ठीक है। अर्थात अब सर्किट से समझते हैं कि मैश क्या है। ये पहला वाला पकड़ू मैं, पहला वाला पकड़ा मैंने, पहला वाला, ये मैश है क्या? हाँ ये मैश है, क्योंकि ये क्लोज पार्ट तो है ही है, बट इसके अंदर कोई क्लोज पार्ट प्रेजेंट नहीं। परफेक्ट। ये सेकंड वाला पकड़ता हूँ, ये मैश है क्या? हाँ ये मैश है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज पार्ट तो है, बट इसके अंदर और कोई क्लोज पार्ट नहीं है। चलो ये बाहर का कंसीडर करते हैं अभी, बाहर का कंसीडर करते हैं। क्या ये एक क्लोज पार्ट, क्या ये एक मैश है? बिल्कुल नहीं गधो, क्योंकि इसके अंदर ये क्लोज पार्ट और ये क्लोज पार्ट है। तो हमारे पास मैश कितने हो गए? 2 मैश हो गए। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ ऑनेस्टली, ये सब तुम्हें पेपर में लिखना नहीं होता, ना ही तुम्हें याद करना है। क्यों? क्योंकि बात सिंपल है, देखो, अगर कुछ ऐसा सर्किट दिखता है तुमको, लेट्स से ऐसा, और ऐसा बीच में एक लाइन है, तो कितने मैश हो गए? 1 2, खत्म, 2 मैश है। ऐसे कुछ दिया है 1 2, तो अभी यहाँ पे कितने मैश हो गए? 1 2 3, 3 मैश हो गए। कुछ ऐसा आता है 1 2 3, तो यहाँ पे कितने मैश हो गए? 1 2 3 4, 4 मैश हो गए। बात खत्म, इतना ही। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि मैश एनालिसिस से सवाल सॉल्व कर रहे हैं और मैश ही नहीं पता क्या है, तो बहुत बड़ा मतलब योर होल लाइफ विल बी अ लाई, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैश पता चल गया। अब हर एक मैश में, अभी यहाँ पे कितने मैश हैं? यहाँ पे 2 मैश। और लूप कितने हैं? लूप है 3। अब मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, इस लूप को ना हमें इग्नोर मारना है। इस लूप का कोई वजूद नहीं है, कोई कैलकुलेशन में ये आता ही नहीं है। इसको फर्स्ट क्लास तरीके से इग्नोर मारना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, राइट? तो वैसे ही हम लूप को भी बिल्कुल नहीं कंसिडर करेंगे, हमें सिर्फ मैश से मतलब है, ठीक है। मैश कितने हैं? 2 मैश। हर एक मैश का ना अपना खुद का करंट होता है, ठीक है, उसका खुद का करंट होता है, और उस करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अभी मैंने मैश 1 में, लेट्स से ये मैश 1 है और मैश 2 है, ठीक है। तो मैं मैश 1 में आया एंड मैंने यहाँ पे डायरेक्शन अज्यूम की क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन अज्यूम की क्लॉकवाइज। एंड हर एक मैश का एक करंट होता है, राइट? तो यहाँ पे कितने करंट आएंगे? 2 करंट आएंगे। तो मैंने I1 लिख दिया और I2 लिख दिया। परफेक्ट। थोड़ा डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। ये मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया। अभी तुम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। अगर लेट से मैंने ये सॉल्व किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करके, तो I1 की वैल्यू लेट से मेरे लिए 5 एम्पियर आती है, तो तुमने अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया तो तुम्हारे लिए -5 एम्पियर आ जाएगा, और दोनों को फुल मार्क्स ही मिलेंगे। यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, वो बस दिखा जाए कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है।
क्या दिखाता है, ये प्लस माइनस जो है ये बस रिप्रेजेंट करता है करंट का डायरेक्शन क्या है फ्लो करने का, राइट। तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं थ्रू आउट उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम करने वाला हूँ, ठीक है। और ये पूरा सीरीज में सब कुछ क्लॉकवाइज ही रहेगा, ठीक है। तुम्हें चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, आंसर फर्स्ट क्लास सेम आएंगे, दोनों को फुल आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, और एग्जाम में ऐसे लिखने का अभी अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ना, अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मेश 1, ठीक है। अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1 में केवीएल है क्या? केवीएल क्या है? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, ओके। ये अपना केवीएल है, ये अपना केवीएल है, राइट। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, मतलब हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है पहले और फिर वोल्टेज सोर्स कैलकुलेट करना है मेश 1 में, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना तुम्हें आता है? पूछो कैसे? अरे गधो, ये जब हमने सॉल्व किया, ये देखो, ये देखो, ये वोल्टेज अक्रॉस R1, अरे वोल्टेज ड्रॉप की तो हो रहा था ना, ये देखो 2 110 का 90 आया अक्रॉस R1, ये क्या हो गया? वोल्टेज ड्रॉप था। और ये वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट किया हमने? I इंटू R करके, समझा। सिमिलरली सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस जब तुमने वोल्टेज कैलकुलेट किया, ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया R2 के अक्रॉस, कैसे आया? I इंटू आर करके तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप मिला है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मुझे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अब भी बताया, रेजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, तू ये नहीं भूलेगा, ठीक है। तो है ना, रजिस्टर कौन से हैं? मैश वन की बात हो रही है, ये इतने बात इतने इसकी बात हो रही है। कौन से रजिस्टर है? 3 ओम, 5 ओम, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 लिखूंगा, 3 इंटू I1। 3 ओम रजिस्टर से कौन सा करंट फ्लो रहा है? हमें क्या करना था? V इज इक्वल टू आई आर करना था, राइट। I इंटू आर करने से वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, अब भी देखा हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में। तो I इंटू आर, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 3। करंट कौन सा फ्लो रहा है? I1 अज्यूम किया है हमने, सॉरी I1 अज्यूम किया है हमने। तो 3 इंटू I1। अभी आती है एक अच्छी बात, ठीक है। ये 5 ओम का क्या करे? ये 5 ओम तो कॉमन है, लेफ्ट में भी कॉमन है, राइट में भी कॉमन है, मतलब इसमें से 2 करंट फ्लो हो रहा है, ओके। मूल मंत्र है ये, मूल मंत्र, कि अगर कोई भी रेजिस्टर कॉमन है, जैसे ये 5 ओम वाला कॉमन है 2 मेश में, तो हम करंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम माइनस करेंगे दोनों करंट को। अब तुम्हारा नेक्स्ट सवाल रहेगा, I1 I2 माइनस I1 करेंगे कि I1 माइनस I2 करेंगे? ये सवाल रहेगा तुम्हारा। करेक्ट है, जायज भी है ये सवाल आना। कैसे? अभी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है? I2 माइनस I1 करना है कि I1 माइनस I2 करना है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ 5, ओके सॉरी, I1 5 को लिखेंगे, और क्या करें अभी? I1 माइनस I2 करे कि I2 माइनस I1 करे? सो यहाँ इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें डायलॉग देता हूँ, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, परफेक्ट। क्या है इसका मीनिंग? यहाँ पे क्या रिलेवेंस है? हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, इसका मतलब अब भी हम किसकी गली में हैं? अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, हम मेश 1 के गली में है, I1 के गली में है, मतलब I1 शेर हुआ अपना, ठीक है, I1 बड़ा हुआ। तो जिसके गली में है उसको पहले लिखेंगे, I1 और माइनस I2 करेंगे। और यहाँ पे क्या है? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, मतलब इसकी वजह से एक वोल्टेज ड्रॉप आया, इसकी वजह से एक वोल्टेज ड्रॉप आया, और इनका क्या करना है? सम करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, इसका इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। वोल्टेज सोर्स कौन होता है? ये वोल्टेज सोर्स होता है, सही बात है, सही बात है। बट सम मतलब ऐड करना, तो क्या हम सीधा 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, राइजिंग पोटेंशियल और फॉलिंग पोटेंशियल का। लेट से एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे, और हमने उसका जो डायरेक्शन है करंट फ्लो का,
वो ऐसे जा रहा है और हमने क्या अज्यूम किया, हमने भी ऐसे अज्यूम किया और ये 5 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, V इज इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। और सिमिलरली इसका उल्टा, लेट्स से करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो रहा है बट हमने अज्यूम उल्टे डायरेक्शन में किया, तो V इज इक्वल टू -5 वोल्ट आ जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है? इसका याद करने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कैसे करना है याद? देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ना 20 बच्चों को पढ़ाता था, ये छोटा छोटा टर्मिनल। अभी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं पोटेंशियली हजारों बच्चों तक पहुंच सकता हूँ। करेक्ट है? 20 बच्चे और 1000 बच्चे, मतलब मेरे जो व्यूअरशिप है, मेरे जो टोटल मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो राइज हुए, बढ़ गए, वो प्लस हुए। 20 बच्चे थे, अभी मैं हजारों बच्चों तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है? तो मतलब ये राइज हुआ, तो इसलिए हम ऐसे जब छोटे वाले से बड़े वाले इसमें जाते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले इसमें जाते हैं करंट की डायरेक्शन, तब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। और इसका ही उल्टा अज्यूम कर लो कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, राइट? मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था हजारों बच्चों को, मेरा चैनल उड़ गया और मैं अभी वापस 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं पहले बहुत बच्चों को पढ़ाता था, अभी मैं छोटे से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। और इसीलिए बड़े बड़े टर्मिनल से जब छोटे टर्मिनल में हम आ रहे हैं, तो ये होता है, क्या होता है, राइजिंग पोटेंशियल, और ये होता है फॉलिंग पोटेंशियल। बड़े वाले से इसमें फॉल फॉल हुआ, मतलब मैं हजारों बच्चों से 20 ही बच्चों में सिमट गया वापस। तो ये हो गया फॉलिंग पोटेंशियल, और इसको हम माइनस लेंगे। कैसे? 10,000 बच्चों से, हजारों बच्चों से 20 बच्चे, मतलब माइनस हो गए ना बच्चे मेरे। तो वही कंसेप्ट है। चलो, अब पढ़ते हैं एग्जैक्टली हमारी इक्वेशन बनाते हैं अब हम, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू, अब ये 15 को देखो, 15 को देखो जरा, 15 को, 15 क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसी है, ऐसी, मतलब छोटे नोड से, छोटे टर्मिनल से बड़े इसमें जा रहा है, छोटे से बड़े इसमें जा रहा है। क्या है? राइजिंग पोटेंशियल है, क्या लेंगे, +15 लेंगे, ठीक है, +15। ओके, अब इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी, ये बड़े वाले टर्मिनल से छोटे वाले इसमें जा रहा है, बड़े वाले इसमें से छोटे इसमें जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, कॉलिंग पोटेंशियल हो गया। क्या लेंगे इसको, माइनस लेंगे, क्यों? क्योंकि बड़े वाले से इसमें, छोटे वाले से इसमें जा रहा है, ठीक है, -5। तो अब इक्वेशन लिखते हैं, 3i1 प्लस 5i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 10। तो 8i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 10, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अपना काम हो गया, पहला इक्वेशन हमें मिल गया। तो हमने अभी तक क्या सीखा? राइजिंग पोटेंशियल सीखा, फॉलिंग पोटेंशियल सीखा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, हमेशा जो भी रजिस्टर कॉमन आएगा तो उनका करंट का हम माइनस डिफरेंस निकालेंगे। बस पहले कौन आएगा, शेयर कौन रहेगा, जिसके गली में हम है। अभी हम I1 के गली में थे, इसलिए हमने I1 को पहले लिखा और I2 को बाद में लिखा, ठीक है। सिमिलरली जब हम अभी हम I2 के गली में जाएंगे, तब हम पहले 5i2 माइनस I1 करेंगे, ठीक है, समझा? ओके, तो अभी केवीएल हम दूसरे मेश में लगाते हैं, ठीक है, ये हम छोटा कर लेते हैं ताकि एक स्क्रीन में सब आ जाए, ठीक है। अभी ऐसा लिखने का स्टेप बाय स्टेप जो मैंने किया है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अप्लाइंग अप्लाइंग KVL इन मेश 2, अप्लाइंग KVL इन मेश 2, ठीक है। वापस वोल्टेज ड्रॉप के लिए रजिस्टर जिम्मेदार होता है, तो निकालो 5 7 4, ऐसे 3 मेरे को रजिस्टर दिख रहे हैं। चलो पाई लिखो, पाई लिखो, पाई इनटू, अभी हम किसके गली में है, कॉमन आया मतलब करंट को माइनस करेंगे, और माइनस करने का मतलब क्या हो गया, हम डिफरेंस निकालेंगे। और कौन आएगा पहले, हम I2 के गली में है, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, तो हम I2 के गली में है, तो I2 शेर हुआ, I2 पहले लिखेंगे, जिसके गली में है ना उसको पहले लिखेंगे हम लोग। I2 माइनस I1 हो गया काम, प्लस प्लस क्योंकि सम कर रहे हैं ना, 7 ओम, 7 ओम, 7 ओम में से कौन फ्लो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ I2 फ्लो हो रहा है, अकेला है ये, अकेला, ठीक है। और ये 4 ओम, 4 ओम के साथ कौन फ्लो हो रहा है, सिर्फ I2 फ्लो हो रहा है, वो अकेला है, ठीक है, कॉमन नहीं है वो दोनों मेश में, ठीक है, लिख ले, प्लस 7i2 प्लस 4i2, एंड अब वापस देखते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, परफेक्ट। तो अभी देखो ये क्या है, हमने क्लॉकवाइज अज्यूम किया है, मतलब ये ऐसे जा रहा है,
मतलब ये छोटे टर्म छोटे पोल से बड़े इसमें जा रहा है, मतलब क्या है, राइजिंग पोटेंशियल। तो इसको क्या लेंगे, +5 लेंगे। ओके, +5 लेंगे, फाइन। अब दूसरे वाले को देखो, ये जो है ये क्या है, करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। मतलब ये भी छोटे छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में जा रहा है, ये भी राइजिंग पोटेंशियल हो गया। ओके, तो मतलब इसको हम +15, सॉरी 15 नहीं, +10 लिखें, बन गया, इक्वेशन 2 भी बन गया। फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, 5i2 - 5i1 प्लस 7i2 7i2 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 15। ओके, अब I2 वालों को जोड़ लो, ये I2 है, ये I2 है, ये I2 है। 5 और 7 12 और 4 16, सो -5i1 प्लस 16i2 इज इक्वल टू 15। ये बन गया अपने इक्वेशन नंबर 2। अपना काम हो गया। कितने अननोन थे, दो अननोन थे, I1 और I2। दो अननोन, दो इक्वेशन मिल गई, बात खत्म। ओके, सो ये इंजीनियरिंग का साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं इसको। इसको ऑन करने का, और इसको ऑन करने के बाद मोड सेटअप का बटन होता है यहाँ पे, वो मोड सेटअप दबा के इक्वेशन में जाने का, और इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल सिलेक्ट करने का और वैल्यू एंटर करने का। कैसे करने का वैल्यू एंटर, 8 -5 10, और सेकंड इक्वेशन के लिए -5 16 15, ऐसा एंटर करने का। तो हमको दोनों I1 और I2 की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यही करते हैं हम। करंट का I1 का वैल्यू आया 2.28 एम्पियर। ओके, और वापस दूसरी बार इज इक्वल टू दबाओगे तो I2 का वैल्यू आएगा 1.65 एम्पियर। चलो एक बेसिक सी बात कर लेता हूँ, ये कैलकुलेटर के बिना तुम बी ट्रिपल ई, मतलब ये ऐसे सम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमेशा कैलकुलेटर लगेगा ही एग्जाम में। तुम बिना कैलकुलेटर के चलेगा एग्जाम में तो केटी है भाई तुमको, ठीक है। और एक और चीज, तुम बाय डिफॉल्ट कोई भी कैलकुलेशन करोगे ना, ये ऐसे फ्रैक्शन में आता है, ये ऐसे फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। तो इसके लिए ना ये H2D वाला बटन रहता है, दिख रहा है क्या तुम्हें, फोकस हो रहा है क्या, ये H2D वाला बटन दबाया ना कि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो डेसिमल की वैल्यू लिख ली, हो गया अपना सवाल सॉल्व। सवाल क्या था, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। ओके, फटाफट फटाफट लास्ट स्टेज, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम तेरे से कौन सा फ्लो हो रहा है रे, 3 ओम I1 फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे लिखने का, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 2.28 एम्पियर। एंड यहाँ पे जब भी हम करंट का फाइनल आंसर लिखेंगे ना, तब हमको उसका डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा कि हमने क्या अज्यूम किया। जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर पॉजिटिव आए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरे दोनों जो करंट है वो मैंने सही डायरेक्शन में अज्यूम किया, उनका डायरेक्शन सही है। मैंने क्या अज्यूम किया था, क्लॉकवाइज अज्यूम किया था, तो मैं ऐसा क्लॉकवाइज ऐसा सिंबल बना देगा यहाँ पे, हो गया काम। यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे तुम, ठीक है। लेट से ये आंसर माइनस आया होगा, तभी भी हम अब ब्रैकेट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने क्या अज्यूम किया, ये हम फाइनल आंसर में डायरेक्शन दिखा देंगे। एंटी क्लॉकवाइज किया होता तो ये ऐसे दिखा देते। ओके, सो लेट्स इरेज दिस। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा क्या किया हमने। सारे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किए। मेन कंसेप्ट क्या था यहाँ पे कि अगर कोई कॉमन आता है, कोई कॉमन आता है दो दो इसके बीच में, तो माइनस करेंगे। किसका माइनस करेंगे, जिसके गली में हम हैं उसको पहले लिखेंगे और दूसरे को उससे माइनस करेंगे, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, हमारी पहली कैटेगरी ऑफ सवाल खत्म हो जाती है, नो करंट सोर्स की, और अभी बढ़ते हैं इंडिविजुअल करंट सोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज इंडिविजुअल करंट सोर्स। अब इंडिविजुअल करंट सोर्स, इसका मीनिंग क्या है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक एक करंट सोर्स आ गया 10 एम्पियर का, एक करंट सोर्स आ गया 10 एम्पियर का, और प्रीवियस एग्जांपल में देखोगे यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोने में अकेला, एक अकेला लौता है, वो अकेला बेचारा रह रहा है कोने में, इंडिविजुअल एक ही है, दो मैश में कोई शेयरिंग नहीं है उसका, यहाँ पे अकेला है, इसलिए ये इंडिविजुअल सोर्स करंट सोर्स की कैटेगरी हो गई। अब ट्रस्ट मी, ये इतने आसान सवाल होते हैं ना कि एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब तुम बाय द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन तुम सच में बोलेगे अहिला ये तो सच में जादू निकला रे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है करंट सोर्स दिख रहा है, यहाँ पे फिर मैं केवीएल लगा सकता हूँ क्या,
यहाँ पे केवीएल लगा सकता हो क्या? नहीं, जहाँ पे करंट आता है ना, करंट सोर्स आ गया ना, वहाँ पे केवीएल नहीं लगा सकते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो। तो क्या करें? केसीएल लगाएँ? अरे नहीं गधो, हम केवीएल वन शॉट पढ़ रहे हैं, तो केसीएल कैसे लगाओगे बे यहाँ पे? तो क्या बचता है सॉल्यूशन? जानते हैं। बट अभी के लिए मैं फॉर अ सेफर साइड क्या कह सकता हूँ? फॉर अ सेफर साइड मैं कह सकता हूँ, मेरा जो ये मेश 1 है, ये मेश 1 है मेरा, इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है, तो ये मेश 1 एकदम आज़ाद है, तो मेश 1 में हम केवीएल लगा देते हैं। चलो, वो तो करते हैं एटलीस्ट। अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, ओके, परफेक्ट। चलो करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। मैं तो क्लॉकवाइज ही लूँगा I1 और इधर ले लेते हैं I2। परफेक्ट, सिंपल एकदम। अभी अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, ठीक है? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पहले सारे रजिस्टर को पकड़ते हैं। देखो ये रजिस्टर आ गया, एक रजिस्टर आ गया, ठीक है? 3 इसमें से कौन है? अरे 3 अकेला है, कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है वो। सिर्फ I1 फ्लोर है, I1 प्लस 7 ओम। ये 7 ओम का रजिस्टर ये ससुरा कॉमन निकला। अरे अब भी हमने पढ़ा कि कोई रजिस्टर अगर कॉमन आता है तो हम दोनों करंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और किसको पहले करेंगे, मतलब किसको पहले लिखेंगे? जिसके हम गली में होंगे। हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। हम अब भी हम I1 की गली में हैं, तो I1 को हम बढ़ा लेंगे, इसलिए हम I1 को फर्स्ट लिखेंगे, I1 माइनस I2, परफेक्ट, इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। चलो वोल्टेज सोर्स देखो भैया यहाँ पे, ये देखो ये 20 और इसका डायरेक्शन ऐसा है। छोटे से बड़े इसमें गया, क्या हो गया? राइजिंग पोटेंशियल। क्या लिखोगे? +20। ओके, अब दूसरा पढ़ते हैं। ये इसका डायरेक्शन देखो, करंट का क्लॉकवाइज अज्यूम किया तो ऐसे जा रहा है, मतलब बड़े वाले टर्मिनल से छोटे वाले इसमें जा रहा है। ये क्या हो गया? फॉलिंग पोटेंशियल हो गया। इसको क्या लेंगे रे बाबा? इसको हम नेगेटिव लेंगे, तो -10 करेंगे, ठीक है? तो 3I1 प्लस 7I1 माइनस 7I2 इज इक्वल टू 10। आ गया हमको फर्स्ट इक्वेशन, 10I1 माइनस 7I2 इज इक्वल टू 10। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ तक तो सब स्मूथ था। ओके, अब बात करते हैं मेश 2 की। ये जो मेश 2 है अपना, इसमें क्या करें? इसमें करंट सोर्स प्रेजेंट है, केवीएल नहीं लगा सकते, केसीएल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम तो केवीएल पढ़ रहे हैं, राइट? केसीएल नहीं लगे। क्या करेंगे? यहाँ पे ना ऑब्जर्वेशन करेंगे, थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या है वो ऑब्जर्वेशन? ये जानने से पहले, जैसे मैंने राइजिंग पोटेंशियल और फॉलिंग पोटेंशियल का कांसेप्ट बताया, उसी तरीके से मैं करंट का भी बताता हूँ तुमको। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लेट्स से ये कोई करंट सोर्स है, ठीक है? करंट सोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये कनेक्टेड है किसी सर्किट में। उसका डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया है, अज्यूम डायरेक्शन को मैं, जैसे हम ये डायरेक्शन अज्यूम करते हैं ना, तो मैंने अज्यूम डायरेक्शन ऐसे रेड से मार्क किया और वो फ्लो भी, ये फ्लो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। लेट्स से ये 5 एम्पियर है। तो अभी मैं क्या लिखूंगा करंट के वैल्यू को? करंट के वैल्यू को लिखूंगा मैं 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। हमने जो अज्यूम किया और जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, तो हमने इसको प्लस 5 लेंगे। सिमिलरली लेट्स से मैंने ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और मैंने जो डायरेक्शन ली, मैंने जो अज्यूम की, जैसे हम ये अज्यूम करते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन मैंने उल्टी ले ली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू -5 एम्पियर, अगर ये 5 एम्पियर का है तो। समझा? डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अगर ये समझा तो हम आराम से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं वापस मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय ऑब्जर्वेशन। अभी केवीएल किसी को लगा नहीं सकते, और अपने को कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो लिखने का बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? बाय ऑब्जर्वेशन ये जो वैल्यू है, रुको इसको मैं वापस मिटा के बनाता हूँ। हमने क्लॉकवाइज अज्यूम किया था। डायरेक्शन क्या है I2 का? I2 का डायरेक्शन I1 के अपोजिट जा रहा है, मतलब I1 ऊपर जा रहा है और I2 ऐसा नीचे आ रहा है, मतलब उनके डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं बाय ऑब्जर्वेशन लिखूंगा I2 इज इक्वल टू -10 एम्पियर। हो गया था खत्म, सवाल ही खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि अभी ये I2 की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन फॉर्म में डाल दो, तो ऐसा ऐसा शुद्ध इंग्लिश में लिखने का कि ऐसा थोड़ा साउथ बॉम्बे वाला बनने का। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ I1, वैल्यू ऑफ I2
इन इक्वेशन ये ऐसा शॉर्ट फॉर्म मत लिखना एग्जाम में, मार्क्स काट देंगे तुम्हारे। इक्वेशन 1 ओके, चलो करते हैं सब फील्ड ऐसा लिखने का, ठीक है, कर देते हैं। 10i1 माइनस 7 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10i1 प्लस 70 इज इक्वल टू 10। 10i1 इज इक्वल टू, ये 70 वो साइड गया तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 60 माइनस 60 हो जाएगा। तो मेरे पास i1 की वैल्यू आ गई -6 एम्पियर। खत्म, i1 की वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू आ गई। हाँ, सवाल क्या था, वापस सवाल यही था, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टर तेरे से कौन फ्लो हो रहा है, i1 फ्लो हो रहा है। ओके, तो मैं लिखूंगा फाइनल आंसर मेरा। हाँ, ये आंसर कुछ भी आने दो, प्लस आने दो, माइनस आने दो, हमने क्या डायरेक्शन अज्यूम की, हमने क्लॉकवाइज अज्यूम की ना, तो मैं ऐसे क्लॉकवाइज वाला सिंबल बना दूंगा छोटे में। डन। करंट फ्लोइंग थ्रू i3 से कौन फ्लो रहा है, i1 फ्लो रहा है। ये 3 ओम रेजिस्टर से कौन फ्लो रहा है, i1 फ्लो रहा है। तो वापस लास्ट स्टेटमेंट वुड बी करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू -6 एम्पियर। और खत्म, बार पूरा सवाल सॉल्व है ना। मतलब ये जो कैटेगरी है कॉमन करंट सोर्स, ये करंट सोर्स का लेजिट अपना इतना बेस्ट फ्रेंड है ना, मतलब बहुत काम आसान कर देता है। देखो सेकंड इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लिख देने का सीधा, बाय ऑब्जर्वेशन i2 इज इक्वल टू -10 सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये कैटेगरी समाप्त करने से पहले और थर्ड कैटेगरी पे जाने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस समथिंग। तुमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे ये जो 10 ओम का जो रेजिस्टर था, वो पूरे कैलकुलेशन में कहीं नहीं आया। हम्म, मतलब मैंने 3 ओम कंसिडर किया मेश 1 में, 7 वाला कंसिडर किया, बट ये 10 ओम वाला आया ही नहीं। मतलब इस 10 ओम वाले का कोई इम्पैक्ट ही नहीं था, कोई कोई असर ही नहीं था हमारे फाइनल आंसर में। तो मैं ये कह सकता हूँ, और ऐसा नहीं कि हमने इग्नोर किया, वो अपने आप इग्नोर हो गया ना रे, हमने थोड़ी जानबूझ के इग्नोर किया। तो लेट्स से ये 10 ओम की जगह पे ये 10,000 वोल्ट 10,000 एम्पियर का भी होता ना, तभी भी आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम आता, क्योंकि वो अपने आप इग्नोर हो जाता है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनको हम रिडंडेंट कंपोनेंट बोलते हैं। ये एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि सीरीज में सीरीज में जो भी रजिस्टर प्रेजेंट होगा करंट सोर्स के सीरीज में, ठीक है, ये करंट सोर्स है, उसके सीरीज में जो भी रजिस्टर प्रेजेंट होगा वो एक रिडंडेंट कंपोनेंट होगा। मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी होने दो, या फिर इसको ऑल टुगेदर इसको ही मिटा दो भाई, मतलब सवाल ही मॉडिफाई कर लो, तुम ये लो इसको ही मिटा दो और ऐसे कनेक्ट कर लो, तभी भी आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को रिडंडेंट कंपोनेंट बोलते हैं। इसका कुछ एज सच यूज नहीं है, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दे रहा। एंड अभी फाइनली पढ़ते हैं द थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस, व्हिच इज कॉमन करंट सोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल कैटेगरी, जो बहुत आसान है। चल झूठा। झूठ बोलता हूँ गाइस, मैं बहुत झूठ बोल रहा हूँ। ओके, सो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा वहां पे कोई करंट सोर्स नहीं था, कोई करंट था ही नहीं, तो वो हो गया अपना नो करंट सोर्स। सेकंड हो गया अपना कॉम इंडिविजुअल करंट सोर्स, क्योंकि पहले वाले इसमें अगर तुम सेकंड सेकंड वाले इसमें देखोगे, तो इसके देखो यहाँ पे ये अकेला था, यहाँ पे कोई तीसरा ब्रांच नहीं था, राइट। बट यहाँ पे कॉमन कैसे आ गया, अभी ये दो मैश में ये कॉमन आ गया, ये जो करंट सोर्स है ये दो मैश में कॉमन आ गया, इसलिए इसका कॉमन करंट सोर्स। ये पहले वाले एग्जांपल सेकंड कैटेगरी जैसा ही है, बस यहाँ पे ना ये देखो ये ऐड हो गया, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, ये जो बाहर का ऐड हुआ था अभी, ये देखो बस ये इतना ही ऐड हुआ है, बस दैट्स इट। तो ये दो मैश में कॉमन आ गया, मतलब कॉमन करंट सोर्स का सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। अच्छा, हमें बेसिक इतनी क्लैरिटी है कि जहां पे करंट सोर्स है वहां पे हम केवीएल नहीं लगा सकते। परफेक्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। स्टेप वाइज शुरुआत करते हैं कि पहले करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तो क्लॉकवाइज लूंगा, क्लॉकवाइज i1, क्लॉकवाइज i2 एंड क्लॉकवाइज i3। परफेक्ट, ओके।
अब कहीं से तो शुरुआत करना है। यहाँ पे इसमें तो केवीएल नहीं लगा सकता मैं, राइट? तो एटलीस्ट मैं इसमें तो लगा सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं है। जहाँ पे करंट सोर्स नहीं है, वहाँ तो मैं केवीएल लगा ही सकता हूँ। चलो, लगाते हैं केवीएल। सो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, ठीक है? तो 12, अच्छा वैसे सवाल ऐसा है यहाँ पे, सवाल है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1, ठीक है? सो 12 ओम है, 12 ओम, ओके। सो 12, इसमें से कोई कॉमन फ्लो हो रहा है? कॉमन है दोनों मेश में? नहीं, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, वो है I1। अभी ये देखो, ये वापस 6 आ गया, ये 6 वाला, नॉट अ गुड आइडिया। लाइक देख, ये दोनों दोनों इसमें कॉमन है। ये क्या करना होता है? कॉमन है, बार बार बोला, अभी तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। कॉमन आया तो माइनस करने का, और किससे किसको माइनस करेंगे? जो बड़ा रहेगा, जिसके गली में हम है, उसको पहले लिखेंगे। तो क्या करेंगे? +6 I1 - I2। हम अभी I1 की गली में है, तो I1 शेयर है अपना, तो वो पहले आए, ठीक है? ये हो गया। और कोई रजिस्टर है I1 में, मेश 1 में? नहीं है, ओके। इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स, तो ठीक है, वोल्टेज सोर्स एक ही है, ये एक ही है, 36। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन भी राइजिंग पोटेंशियल है, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में जा रहा है, तो इसको हम +36 लेंगे। बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। हो गया काम अपना इतना, ठीक है? इसको मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ रख देते हैं इसको। अब हमें एक करना क्या है, अभी आगे कैसे प्रोसीड करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह केवीएल नहीं लगा सकते, और अपने पास 3 अननोन है। 3 अननोन पता चल रहा है, I1 अननोन है, I2 अननोन है, I3 अननोन है, बराबर है? मतलब 3 अननोन है, इसलिए 3 इक्वेशन चाहिए मेरे को। चलो, सेकंड इक्वेशन देखते हैं अब कैसे निकालना है सेकंड इक्वेशन। अब जब ये कॉमन करंट सोर्स वाले आएंगे ना, तो एक मैश में अपना केवीएल लग जाएगा, पहला इक्वेशन मिल गया। सेकंड को कैसे निकालेंगे? सेकंड को सी, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन ये पूरा लिखना है एग्जाम में, इसको बोलते हैं सुपर मैश। एक तो तुम लिख दो सुपर मैश इक्वेशन या फिर करंट इक्वेशन, दोनों ही सही है। सुपर मैश इक्वेशन हम क्या करते हैं, हम करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं, ये देखो, ये I2 की डायरेक्शन देखो ना जरा, I2 की डायरेक्शन देखो, I2 ये इसके 6 ओम के 6 एम्पियर के अपोजिट जा रहा है। I2 ऐसे नीचे जा रहा है और ये अपोजिट जा रहा है। ये बंदा कह रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, I2 नीचे जा रहा है। I2 का साइन क्या हो जाएगा? -I2। ओके, I3 को देखते हैं। I3 की वैल्यू देखो, ये जहां 6 एम्पियर जा रहा है, 6 एम्पियर ऊपर जा रहा है, और ये I3 भी ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों बंदे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या करेंगे? +I3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 6 एम्पियर। बात खत्म। इक्वेशन 2 हमें मिल गई। इसको बोलते हैं करंट इक्वेशन, या फिर इसको सुपर मेश भी बोल दो, दोनों में से कोई एक भी लिख दो एग्जाम में, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सेकंड इक्वेशन भी मिल गई, इसको अभी और छोटा कर देते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पर। अभी थर्ड इक्वेशन का क्या करें? अभी हम केवीएल लगाएंगे। पर अभी तुम बोलोगे, अभी आपने ही तो बोला कि हम यहाँ पे केवीएल नहीं लगा सकते। सही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल इन आउटर लूप या फिर सुपर मैश बोलेंगे हम इसको। आउटर लूप लिखो या फिर सुपर मैश लिखो, ठीक है? तो ये सुपर मैश है क्या? सुपर मैश मतलब ये रेड लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो जो दो मैश में करंट कॉमन आ रहा है ना, कॉमन कॉमन जो दो मैश में करंट कॉमन आ रहा है, उसको हम सुपर मैश कंसीडर कर। तो एग्जाम में भी पेंसिल से ये ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है? ऐसी, ये देखो, ये कॉमन आया, तो ये कॉमन दो दो मैश में कॉमन है ना, तो वो उसका बाहर का आउटर लूप अपना सुपर मैश होता है। तो ड्रॉ कर लेने का उसको, और उसके बाद उसको हम केवीएल लगाएंगे, ये आउटर लूप को केवीएल लगाएंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सिक्स 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 ओम, 6 ओम, राइट? 6 ओम में से
दो करंट फ्लोर है, एक I1 फ्लोर है और एक I2 फ्लोर है, ठीक है। तो ठीक है यार, 6 I2 माइनस I1 किसके गली में है? I2 के गली में। I2 शेर है, I2 पहले आएगा। ओके, परफेक्ट। 5, ये 5 को पकड़ो जरा, 5 को। तो ये प्लस 5 अकेला है, I2 अकेला फ्लोर है भाई, ठीक है, I2 अकेले। अभी इसका डायरेक्शन देखो जरा, ये अगर ऐसे डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो ये ऐसे ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा है, मतलब बड़े बड़े टर्मिनल से छोटे इसमें जा रहा है, मतलब क्या हो गया? फॉलिंग पोटेंशियल। अरे ये बाद में कैलकुलेट करते हैं, रुको, हम पहले सारे रजिस्टर देख लेते हैं। सॉरी गाइस, इट्स माय मिस्टेक। हाँ, और कौन कौन बचा रजिस्टर? 3 ओम। 3 ओम में से क्या फ्लो कर रहा है? I3 फ्लो कर रहा है, ठीक है यार। प्लस 3 I3 और प्लस ये लास्ट रजिस्टर बचा अभी अपना, ठीक है, प्लस 2 I3, उसमें से भी I3 अकेला फ्लोर है। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, हाँ, इसको अभी इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, ठीक है। कितने वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे? दो वोल्टेज सोर्स है, एक दो, ठीक है। निकाल लेंगे सम उनका। इनकी डायरेक्शन देखो, ये क्या है? ये बड़े वाले इसमें से छोटे वाले में जा रहा है, मतलब नेगेटिव आएगा, ठीक है। फॉलिंग पोटेंशियल -12 लिखेंगे इसको। और ये 9 वोल्ट को देखो जरा, 9 वोल्ट, इसका डायरेक्शन I3 का ऐसे जा रहा है, मतलब ये भी बड़े वाले इसमें से छोटे इसमें जा रहा है, मतलब ये फॉलिंग पोटेंशियल हो गया। इसलिए हम इसको भी -9 लिखेंगे। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 6I2 माइनस 6I1 प्लस 5I2 प्लस 3I3 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -12 और -9, -21, ठीक है। अब यहाँ पे I2 के टर्म्स में हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि कुछ छूटे ना। I2, हाँ ठीक है, ओके। तो क्या हो गया यहाँ पे? -6I1 प्लस 11I2 और यहाँ पे कितना हो गया? प्लस प्लस 5I3 इज इक्वल टू -21। मिल गया थर्ड इक्वेशन। परफेक्ट, ठीक है। अब इसको सेम कैलकुलेटर खोलेंगे, मोड सेटअप में, मोड सेटअप का बटन दबाएंगे, ऑन बटन के बाजू में होता है, और इक्वेशन वाला कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन। कितने अननोन है? 3 अननोन है। तो मैं 3 अननोन प्रेस किया, तो मेरे को ये देखो एक्स वाई जी की वैल्यू एंटर करने बोल रहा है ये, तो मैं एंटर करूंगा। बट अभी तुम्हारा सवाल रहेगा कि अरे अ, यहाँ पे एक मिनट, मैंने सॉरी ये सिंप्लीफाई नहीं किया, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई मेरे से। हाँ, यहाँ पे 18I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 46। हाँ, अभी ये सही है इक्वेशन नंबर 1, ये थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था, एक्सपांड नहीं किया। हाँ, अभी तुम्हारा सवाल ये रहेगा कि यार यहाँ पे तो 3 फील्ड आ रही है एंट्री करने की, मेरे पास तो I1 है और I2 है, I3 है ही नहीं एंटर करने को। तो जहां जहां जो टर्म मिसिंग रहेगा ना, उसको 0 डाल देने का। और माइंड यू, यहाँ पे अपने को साइन एंटर करना है, राइट। तो अगर मेरे को ये इक्वेशन एंटर करना है, पहली इक्वेशन एंटर करनी है, तो मैं क्या एंटर करूंगा? 8 माइनस 6I3 क्या है? 0 और 36, तो ये 18 -6 0 और 36 ऐसा जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को कैसे इनपुट करेंगे? -1 1, सॉरी I1 की वैल्यू 0 है ना, तो 0 I1 पहले आएगा, I1 की वैल्यू 0, -1 ये आएगा 1 और ये आएगा 6। साइन के साथ एंटर करना है, ठीक है। चलो मैं ये करता हूँ, तुम वीडियो स्किप कर सकते हो या फिर मैं ही एडिटिंग में काट दूंगा भाई। ओके, सो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद I1 की वैल्यू, सॉरी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद I1 की वैल्यू आती है 1.07 एम्पियर। I2 की चाहिए तो दूसरे बार एंटर दबाने का, इट इज -2.78 एम्पियर। एंड I3 की वैल्यू है क्या है? 3.2 एम्पियर। सो यहाँ पे अपनी तीनों कैटेगरी खत्म हो गई है। अच्छा, सवाल ये था फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम से क्या फ्लो हो रहा है? I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं फाइनली ऐसा लिखूंगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 1.07 एम्पियर, और बात खत्म। अच्छा हाँ, डायरेक्शन हमने मेंशन नहीं की, डायरेक्शन मेंशन करना बिल्कुल भूलना नहीं। तो प्लस आने दो, माइनस आने दो, कुछ भी आने दो,
हमने जो अज्यूम किया है हमको वो दिखा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज हमने सारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज अज्यूम की है, राइट, और इसको भी क्लॉकवाइज लेंगे। अच्छा, अब मेरे को कहना ये है तुम्हारे साथ कि ये देखो, ये जो I2 है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। सेम मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, एकदम सेम। इसको मैं पॉजिटिव करके भी लिख सकता हूँ, 2.78 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। बट मैंने माइनस का प्लस किया है, तो मैं डायरेक्शन उसकी फिर उल्टी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड सही है। एंड लेट्स से इसकी ये पॉजिटिव आया, राइट, तो मैं इसकी भी डायरेक्शन ऐसे दिखा सकता हूँ नेगेटिव में कि I1 इज इक्वल टू -1.07 एम्पियर और डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों सही, एक ही बात है दोनों। अगर तुम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हो, वेल एंड गुड। और ये उल्टा पुल्टा करने की वैसी जरूरत नहीं है। हम सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा हमने जो अज्यूम किया है वही लिख देना। पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कितना सिंपल है, कुछ भी आ जाए, मैंने जो अज्यूम किया मैंने वो क्लॉकवाइज मेंशन कर दिया, बात खत्म। सो अभी तीनों कैटेगरी पढ़ने के बाद हम समरी पे आ जाते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या सीखा है और हमें अभी कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो अगर अभी सवाल दिखता है हमें अप्लाई केवीएल, अप्लाई मेश एनालिसिस, अप्लाइंग लूप एनालिसिस, तो हम पहला क्या करेंगे, सर्किट को देखेंगे कि सर्किट में करंट सोर्स प्रेजेंट है क्या, ये ऐसा सिंबल है क्या कहीं पे करंट सोर्स का। नहीं है तो हमारा कौन सा कैटेगरी बन जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी बन जाएगा, नो करंट सोर्स। याद है, बस दो ही मैश थे और दोनों में कोई करंट सोर्स नहीं था, तो हमने क्या किया था, अप्लाई केवीएल टू एवरी मैश, हर एक मैश में केवीएल लगाया, इक्वेशन हमको मिली और हमने कैलकुलेटर में डाल के करंट ढूंढ लिया, खत्म। बहुत सिंपल था फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। सेकंड आते हैं, ओके, सो करंट सोर्स प्रेजेंट, हाँ करंट सोर्स प्रेजेंट है। तो अब ये करंट सोर्स कैसा प्रेजेंट है, इज इट अलोन और शेयर्ड, कॉमन है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि करंट सोर्स अकेला है कि कॉमन है। अगर वो अकेला रहेगा, जैसे ये कैटेगरी टू में क्या किया था, ये देखो, ये करंट सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है बट ये अकेला है, इसके आगे कोई ब्रांच नहीं है ऐसे, तो ये अकेला कॉर्नर में इंडिविजुअल है। तो उस केस में हमने क्या किया था, अप्लाई केवीएल इन मेश वन, मतलब जहां हमारे पास करंट सोर्स नहीं था, जैसे मेश वन में करंट सोर्स नहीं था तो हमने इधर केवीएल लगा दिया। एंड जो बाकी ये जो सेकंड मेश था जहां पे ये करंट सोर्स आ रहा था, तो हमने डायरेक्शन ऐसा अज्यूम कर लिया बाय ऑब्जर्वेशन I2 इज इक्वल टू -10 एम्पियर, बस। और ये I2 को हमने वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया था। ओके, सो ये हो गया अलोन वाला कैटेगरी की इंडिविजुअल करंट सोर्स, जो हमारा सेकंड कैटेगरी है। वही लिखा है अप्लाई केवीएल जहाँ करंट सोर्स नहीं है, एंड बाय ऑब्जर्वेशन फिर हम लिखेंगे आई की जो भी फलाना दिन का वैल्यू आ जाएगी वो लिख देंगे, एंड सब्स्टिट्यूट आई इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो भी केवीएल लगाया था हमने वहां पर। अच्छा, अब करंट सोर्स तो प्रेजेंट है, यस इट इज प्रेजेंट, और वो कॉमन है, तो हमारी कौन सी कैटेगरी आ गई, थर्ड कैटेगरी, जो हमने लास्ट में अभी पढ़ी, कॉमन करंट सोर्स। कॉमन करंट सोर्स मतलब ये देखो, ये करंट सोर्स दो मेश में कॉमन आ गया, इसलिए ये कॉमन करंट सोर्स है। तो अगर ये कॉमन है तो हमने क्या किया था, अप्लाई केवीएल जहां करंट सोर्स नहीं है, मतलब जो जो मेश में करंट सोर्स नहीं है, जैसे पहले मेश में करंट सोर्स नहीं था तो हमने वहां पे केवीएल लगा दिया। ओके, सेकेंड स्टेप क्या आता है, सुपर मेश इक्वेशन, जिसको मैंने करंट इक्वेशन भी बोला था। तुम दोनों में से कोई भी नाम ले लो, अप्लाइंग करंट इक्वेशन या फिर सुपर मेश इक्वेशन। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने ये I2 का डायरेक्शन पकड़ा, I3 का डायरेक्शन पकड़ा और ये इक्वेशन बना दी, -I2 + I3 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, वो हमारा इक्वेशन 2 हो गया। एंड थर्ड स्टेप इज अप्लाई केवीएल फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेश। क्या किया था हमने थर्ड स्टेप में, ये आउटर लूप जो है सुपर मेश का, जहां पे करंट सोर्स है उसका जो उसके जो मेश है, जैसे ये कॉमन करंट सोर्स में ये एक मेश हो गया और ये एक मेश हो गया, तो इसको सुपर मेश बोलते हैं। तो इसके बाहर के आउटर लूप को हमने केवीएल अप्लाई किया था, एंड हमें 3 इक्वेशन मिल गए थे, एंड हमने उसका सोल्यूशन निकाल के इक्वेशन में कैलकुलेटर में डाल के हमने उसका आंसर निकाल लिया था। सो दैट्स इट, यही है पूरी समरी। और बस दोस्तों, मैश एनालिसिस का जुगाड़ हो गया है। आई होप करंट कैलकुलेट करते करते तुम्हारे दिमाग का फ्यूज ना उड़ गया हो, एंड मैश एनालिसिस पढ़ते पढ़ते मैंने तुम्हारे दिमाग में मैश क्रिएट नहीं किया होगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।
और हाँ, कमेंट करके बताओ कि मैश एनालिसिस कैसा लगा। अगली वीडियो में हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे जहाँ पे वोल्टेज की फुल वसूली लेंगे हम। सो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन हिट करो ताकि नोटिफिकेशन ड्रॉप ना आए तुम्हारे यूट्यूब इनबॉक्स में। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट पूछना हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। सो विद दैट बीइंग सेड, अमीर आके साइनिंग ऑफ द डे। बाय बाय, जय हिंद।